नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर 9 एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का। तो 2018 जो ईयर था हमारे लिए काफ़ी बेस्ट ईयर था, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ से एक 120 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। नाउ ही इज़ आवर मेंटर, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट इन CISF, डॉक्टर प्रशांत जगताप। सम फैक्ट्स अबाउट हिम. Now he is a passionate teacher, a professional soldier and qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MS Psychology by qualification and pursuing MS Security and Defense Law from Nalsar University of Law. Now he is the author of 3 best-selling books for CAPFSC preparation for MC Grahill publication. He joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPFSC 2012 with All India rank 80. So he has served in CISF for 5 years as assistant commandant. He has previously worked as medical officer class 1 with the government of Maharashtra, as assistant lecturer in forensic medicine in RCSM Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. Now, first of all, we have to understand he has, about me. I have a 5+ year of the teaching experience both online and offline institutions. So I have pursued MBA from FMSTU and preparing UPSC CSC. Last year I appeared in the UPSC CSC interview. Now our topic is पंचायती राज. So तो सबसे पहले तो समझना है कि भारत में पंचायती राज जो शब्द है उसका अभिप्राय ग्रामीण स्थलीय स्वशासन जिसे हम बोल सकें पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है ना। और इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया। तो 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। तो पंचायती राज का विकास जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति को लेकर कुछ बातें आती है सामने। जैसे कि जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 का था उसमें, या फिर राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया और इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। तो समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया है ना। और इस समिति द्वारा की गई जो दी गई विशिष्ट सिफारिशें निम्नलिखित है। जैसे 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और आप यूं बोल सकते हैं कि जिला स्तर पर जिला परिषद। ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन जुड़े होने चाहिए। तो ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा। और सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। तो पंचायत समिति की कार्यकारी निकाय और तथा जिला परिषद को सलाहकारी समन्वयकारी पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। तो जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए और इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलना चाहिए ताकि अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सके। भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए, है ना। तो इन समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया, हालांकि ये राज्यों पर छोड़ दिया ताकि वे अपने स्थानीय स्थिति के अनुसार इस नमूनों को विकसित करें। किंतु बुनियादी सिद्धांत की अगर मैं बात करूं और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होनी चाहिए। तो राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया और इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया, है ना, यह ध्यान देना है। और यद्यपि 1960 के दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की, फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, उनका कार्यकाल, संगठन कार्य, राजस्व और अन्य तरीके में अंतर था। तो उदाहरण के लिए राजस्थान में त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई गई, जबकि तमिलनाडु में द्विस्तरीय पद्धति अपनाई गई और पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पद्धति अपनाई गई। इसके अलावा राजस्थान आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति मजबूत थी क्योंकि नियोजन और विकास की इकाई ब्लॉक थी, है ना। तो जबकि महाराष्ट्र गुजरात पद्धति में जिला परिषद शक्तिशाली थी क्योंकि योजना और विकास की इकाई जिला थी। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की भी स्थापना की जो छोटे दीवानी आपराधिक मामलों में की थी, है ना। तो अध्ययन दल एवं तथा समितियों की अगर मैं बात करूं तो 1960 से पंचायती राज व्यवस्था को कार्य प्रणाली के विधि पक्षों का अध्ययन करने के लिए अनेक अध्ययन दल, समितियां तथा कार्यदल नियुक्त किए जाते रहे हैं। तो अशोक मेहता समिति के भी कुछ बातें सामने आई थी।
वो क्या थी कि दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन की। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पदोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की। इसकी मुख्य सिफारिशें कुछ इस प्रकार है, जैसे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। जिला परिषद के जिला स्तर पर उससे नीचे मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह होने चाहिए। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों का आधिकारिक भागीदारी हो। अपने आर्थिक स्रोतों की अगर मैं बात करूं के लिए पंचायत राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। जिला स्तर के अभिकरण और विधायिका से बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि भाई सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुभेद समूहों की आवंटन राशि उन तक पहुंच रही है अथवा नहीं। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अतिक्रमण करने की दशा में अतिक्रमण के 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में देखा जाना चाहिए। यह योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाना चाहिए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होनी चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण और देखरेख में होने चाहिए। पंचायती राज के समर्थन में लोगों के प्रति प्रेरित करने में स्वैच्छिक संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। और यूं बोल सकते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के मामले को देखने के लिए राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये जो साथ ही साथ उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति का स्थान आरक्षित होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इससे उन्हें उपयुक्त हैसियत, पवित्रता एवं महत्ता के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। तो समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए, है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1960 में जो पंचायत सांख्यिकी केंद्रीकरण और गठित समिति बनी थी बी आर राव का। 1961 में पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठित कार्यदल बना था एस पी मिश्रा का। 1961 में पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन दल बी ईश्वरन का। 1962 में न्याय पंचायतों पर अध्ययन दल जी आर राजगोपाल का। 1963 में पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन आर आर दिवाकर का। 1963 में पंचायती राज संस्थाओं को बजट एवं लेखा प्रक्रिया पर अध्ययन दल एम राम कृष्णा या का। 1963 में पंचायती राज वित्त पर अध्ययन दल के सांतानाम। 1965 पंचायती राज चुनाव पर गठित समिति के सांतानाम। ये ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है। 1976 में श्रीमती दया चौबे का बना था सामुदायिक विकास संघ, हम बोल सकते हैं कि पंचायती राज पर गठित समिति। तो एक बात आई थी जी बी के राव वाली। तो अब जी वी के राव समिति की अगर आप बात करें तो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में जी बी के राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि भाई विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है और विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा गया, है ना। अतः समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न सिफारिशें की, जो इस प्रकार है। जैसे जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। यह कहा गया कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है तथा जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए जो उस स्तर पर संचालित किए जाते हैं। जैसे जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन की अगर मैं बात करूँ तो क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। प्रभावित जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य संघ के कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। पंचायती राज संस्थानों में नियमित निर्वाचन होना चाहिए। यह पाया गया कि 11 राज्यों में एक अथवा अधिक स्तरों के लिए एक चुनाव समय से संपन्न नहीं कराए गए हैं। इस प्रकार समिति ने विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय प्रशासन को अपनी योजना में पंचायती राज को स्थानीय आयोजन एवं विकास में प्रमुख भूमिका प्रदान की।
यहाँ इस बिंदु पर जी राव समिति रिपोर्ट जो थी 1986, प्रखंड स्तरीय योजना पर दांतवाला समिति 1978 तथा जिला योजना पर हनुमंत राव समिति रिपोर्ट 1984 से अलग है। दोनों समितियों में यह सुझाया गया था कि मूलभूत विकेंद्रीकृत आयोजनों का कार्य जिला स्तर पर संपन्न किया जाना चाहिए। हनुमंत राव समिति ने जिलाधिकारी अथवा किसी मंत्री के अधीन अलग अलग जिला योजना निकायों की वकालत की थी। इन दोनों संदर्शों मॉडल में जिलाधिकारी की विकेंद्रीकृत आयोजना में महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। हालांकि समिति का कहना था कि विकेंद्रीकृत योजना की इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को भी जोड़ा गया। समिति ने जिला स्तर पर सभी विकासात्मक आयोजना गतिविधियों के लिए जिलाधिकारी को समन्वयक बनाने की अनुशंसा भी की। इस प्रकार हनुमंत राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग अशोक मेहता समिति था, अंत में जी राव समिति से भिन्न अनुशंसाएं भी थी। तो जिन्हें एक जिलाधिकारी के विकासात्मक भूमिका को सीमित करने की अनुशंसा की तथा विकासात्मक प्रशासन में पंचायती राज को महत्व भूमिका प्रदान की। तो एल एम सिंघवी समिति जो 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र जो है तैयार के लिए एक समिति का गठन एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में किया। इसमें निम्न सिफारिशें दी गई थी जो अभी मैं बोलने वाला हूँ। पहला तो पंचायती राज संस्थाओं और संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। तो इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। इससे उनकी पहचान, विश्वसनीयता, अनुलंघनीय होने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इसने पंचायती राज निकास के लिए नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक उपबंध की सलाह भी दी थी। हालांकि गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए, यह भी बोला गया। तो ग्राम चुनाव को ज़्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन किया जाना, इसने ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया था। इसे प्रत्येक लोकतंत्र की मूर्ति बताया। तो गांव की पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। अगर थुंगन समिति की बात करें तो 1988 में 1988 में संसद की सलाहकार समिति के उप समिति पी के थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया गया और इस समिति ने निम्न अनुशंसाएं की। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज, जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होनी चाहिए। इस जिला में योजना निर्माण एवं विकास की एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्य होना चाहिए। एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतर अवधि 6 माह होनी चाहिए। राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण तथा समन्वय समिति गठित होनी चाहिए। पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित करनी चाहिए। पंचायती राज के 3 स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होनी चाहिए। महिलाओं के लिए आरक्षण भी होनी चाहिए। हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। ये आयोग आज पंचायती राज संस्थाओं को वित्त वितरण के पात्रता बिंदु तथा विधियां तय करेगा। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होगा, है ना। 1988 में बी एन गडगिल की अध्यक्षता में एक नीति और कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में समिति ने निम्न अनुशंसाएं रिकमेंडेशन की थी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाए। पंचायत के सभी 3 स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए और अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वह पंचायती राज के पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे तथा उन्हें कार्यान्वित करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं को कर, टैक्सेस और ड्यूटी लगाने, वसूलने तथा जमा करने के अधिकार होंगे। एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों के वित्त का आवंटन करे। एक राज्य चुनाव आयोग का स्थापना हो तो पंचायतों को चुनाव संपन्न करवाए। तो गडगिल समिति की जो ये अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक के निर्माण के आधार बनी। इस विधेयक का लक्ष्य है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देना। तो अब 1992 में 73वां संशोधन अधिनियम भी हुआ। तो इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड यानी 9वीं सम्मिलित किया। इसे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लेखित किया गया। अनुच्छेद 243 से 243 न के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी और इस सूची में पंचायती को 29 कार्यकारी विषय वस्तु हैं और ये अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। इस अधिनियम ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया, जिसमें व्यवहारिक रूप में हम ये बोल सकते हैं
और इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, इसे संविधान के अंतर्गत वाद योग हिस्से के अधीन लगाया। तो अब ये देखा हमने, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं। इसे इस अधिनियम का महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है। जैसे ग्राम सभा, यह अधिनियम पंचायत राज की ग्राम सभा का प्रावधान करता है। इस निकाय में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। वहीं त्रिस्तरीय प्रणाली, तो देखिए भाई इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया, अर्थात ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत। अतः यह अधिनियम पूरे देश में पंचायती राज की संरचना में समरूपता लाता है। सदस्यों के अध्यक्षों के चुनाव की अगर बात करूं तो गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे। इसके अलावा माध्यमिक जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्य द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो जबकि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। सीटों के आरक्षण की अगर मैं बात करूं तो यह अधिनियम प्रत्येक पंचायत में सभी तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध कराता है ना। यह अधिनियम विधानमंडल को इसलिए भी अधिकृत करता है कि वह पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल में पिछड़े वर्ग के लोगों को किसी भी स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था करे। पंचायतों का कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो यह अधिनियम सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित करता है और समय पूरा होने से पूर्व भी उसे विघटित किया जा सकता है, और इसके बाद पंचायत गठन के लिए नए चुनाव होंगे। तो इसके एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, कोई भी व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं बन पाएगा अगर वो इनके पास ये एलिजिबिलिटी ना हो। जैसे पहला, कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचित होने के उद्देश्य से संबंधित राज्य में उस समय प्रभावी कानून के अंतर्गत अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वो 25 वर्ष से कम आयु का है। यदि वो 21 वर्ष का आयु पूरा कर चुका है, अयोग्यता संबंधी सभी प्रश्न राज्य विधान द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को संदर्भित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया की तैयारी के देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनाव के संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के पास है, और राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त सम्मिलित है इसमें। शक्तियां कार्य क्या है? देखिए, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करने से है। और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के सौंपे जाए कार्यक्रमों की कार्यान्वित करना, जिसमें 11वीं अनुसूची के 29 मामलों में सूत्र भी सम्मिलित है। तो ये है, और आप इसको देख सकते हैं, जिससे ज़्यादा आपको समझना भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ समझ जाइए कि संग एक 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 चीज़ और है कि वर्तमान कानून की निरंतरता, पंचायतों का अस्तित्व की अगर मैं बात करूं तो पंचायतों से संबंधित राज्य के सभी कानून प्रभावी रूप से अधिनियम के आरंभ होने से 1 वर्ष की अवधि तक हम ये बोल सकते हैं कि प्रभावी रूप से अधिनियम के आरंभ होने से 1 वर्ष की अवधि खत्म होने तक लागू रहेंगे। दूसरे शब्दों में, कोई भी राज्य नए पंचायती राज्य कार्यक्रम को 24 अप्रैल 1993 के अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के अंदर अपनाए, जो कि इस अधिनियम की शुरुआत की तारीख है। तो ये तो हो गया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार नई व्यवस्था अपनाने के लिए अधिकांश राज्यों ने 1993 एवं 94 पंचायती राज अधिनियम पारित किए, है ना। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। अच्छा, 11वीं सूची में इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपको सब पूछेगा नहीं कि क्या क्या है, एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट वही जानिए। और 1996 का पेशा अधिनियम के बारे में जान लीजिए। देखिए, 1996 का पेशा विस्तार अधिनियम पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9वां 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। हालांकि संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित अधिनियम 1996 पारित किया, जिसे ये पेशा एक्ट अथवा विस्तार अधिनियम यानी एक्सटेंशन एक्ट कहा जाता है। वर्तमान 2016 में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आते हैं: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो इन 10 राज्यों में अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर अपेक्षित अनुपालन कानून अधिनियमित किए गए हैं। ठीक है, अधिनियम का उद्देश्य आपको नहीं जानना है कि इसका इंपॉर्टेंट अधिनियम का उद्देश्य क्या है, लेकिन पंचायती राज के वित्तीय स्रोत के भी लेकर आपको इतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो बोल सकते हैं कि हमारा पंचायती राज कंप्लीट हुआ। और फिर क्योंकि देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। हालांकि जो हमारा 2021 का कार्यक्रम होगा उसमें हम लोग डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो अगली जो हमारी टॉपिक है वो म्यूनसिपैलिटीज़, यानी हम बोल सकते हैं कि नगर निगम। तो भारत में शहरी स्थानीय शासन का अर्थ शहरी क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार से है। शहरी स्थानीय शासन की अधिकार क्षेत्र उन निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों तक सीमित है
जिस राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है कि भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है। नगर पालिका परिषद, नगर पालिका अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति, पतन न्यास, विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। तो नागरिक या फिर हम बोल सकते हैं नगरीय शासन की प्रणाली की 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिल गया। केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन के विषय निम्नलिखित 3 मंत्रालयों से संबंधित है। पहला कि भाई नगर विकास मंत्रालय जो 1985 में अलग मंत्रालय के रूप में सृजित किया यह हुआ। रक्षा मंत्रालय कैंटोनमेंट बोर्ड के मामले में और गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्र के मामले में। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, देखिए नगर निकाय का जो विकास है आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय नगर प्रशासन के संस्थाएं अस्तित्व में आई। इस संदर्भ में प्रमुख घटनाएं निम्नवत हैं। जैसे 1687-88 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ। 1917 से 26 में बम्बई तथा कलकत्ता में नगर निगम स्थापित हुए। 1870 का लॉर्ड मायो का वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प स्थानीय स्वशासन का हम बोल सकते हैं कि संस्थाओं के विकास को परिलक्षित हुआ। और इस प्रकार आप ये भी बोल सकते हैं कि लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है। उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। 1907 में 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति हुई, जिसने 1909 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस आयोग के अध्यक्ष हाउस थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में लागू की गई द्विशासनिक योजना के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन के एक आंतरिक विषय बन गया और इसके लिए एक भारतीय मंत्री को प्रभारी बनाया गया और 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट केंद्रीय विधायिका द्वारा पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लागू प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। समिति एवं आयोग की अगर बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय नगर शासन की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए समय समय पर नियुक्ति समिति एवं आयोग का विवरण हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन संवैधानिकरण की अगर मैं बात करूं तो अगस्त 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक यानी बिल नगर पालिका बिल पेश किया और इस विधेयक का उद्देश्य नगर पालिका के ढांचे पर उनकी संवैधानिक स्थिति पर परामर्श कर उन्हें शक्तिशाली बनाना और एवं सुधारना था। हालांकि यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ किंतु अक्टूबर 1989 में राज्यसभा में गिर गया और निरस्त हो गया। वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सितंबर 1990 में लोकसभा पुनः संशोधित नगरपालिका विधेयक पूरा स्थापित किया और फिर यह विधेयक पास नहीं हुआ और अंत में लोकसभा विघटित होने पर निरस्त हो गया। तो सितंबर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने भी लोकसभा में संशोधित नगरपालिका विधेयक पूरा स्थापित किया। अंततः यह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ और 1 जून 1993 को प्रभाव में आया। 1992 के 74वां संशोधन अधिनियम, इस अधिनियम ने भारत के संविधान में नया भाग 9A शामिल किया और इसे नगर पालिका नाम दिया गया। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 यक्ष के उपबंध शामिल किए गए और इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई 12वीं सूची भी जोड़ी। इस सूची में नगर पालिका के 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है और यह अनुच्छेद 243W से संबंधित है। इस अधिनियम ने नगर पालिकाओं की संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया उनको और इसे संविधान के न्यायोचित भाग के क्षेत्राधिकार में लाया गया। दूसरे शब्दों में राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार नई नगर पालिका पद्धति को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है और इस अधिनियम को उद्देश्य शहरी शासन को पुनर्जीवित करना है, शक्तिशाली बनाना है, जैसे कि वो स्थानीय शासन की इकाई के रूप में प्रभावशाली ढंग से कार्य करें। प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि अधिनियम की 3 प्रमुख विशेषताएं बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं। पहला तो देखिए 3 प्रमुख नगर पालिकाएं, यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में निम्न 3 तरह के नगर पालिकाओं की संरचना का उपबंध करती हैं। और नगर पंचायत, जिसमें नगर पंचायत किसी भी नाम से परिवर्तित क्षेत्र के लिए जैसे वह क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए, बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका निगम है। ठीक है। 1949-51 में जो स्थानीय वित्तीय जांच समिति बैठी थी पीके वटाल वाली, 53-54 में 1900 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। करार रोपण जांच आयोग बैठी थी जॉन मथाई की। मैं देखिए यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट बोलूँगा, आपको समझ आना कि 1900 से संबंधित है। 63-65 में नगर निगम कर्मचारी के प्रशिक्षण पर गठित समिति बनी थी जो नूरुद्दीन अहमद थे। हाँ। और 1963-66 में ग्रामीण नगरीय संबंध समिति बैठी थी एपी जैन की। स्थानीय नगर निकायों के वित्तीय संसाधनों के लिए भी बैठी थी रफीक जकारिया का। नगर निगम कर्मचारियों की कार्यदशा पर समिति बैठी थी 65-68 में।
और 74 में नगर प्रशासन में बजटीय सुधार पर समिति बनी थी गिरिजापति मुखर्जी की। 82 में स्थानीय नगर निकाय तथा नगर निगमों के गठन और शक्तियों तक कानूनों पर अधिक गठित अध्ययन दल बने थे केन सहाय का। 85-88 में नगरीकरण का राष्ट्रीय आयोग बना था CN पुनरिया का। तो संरचना अगर बात करें आप देखेंगे कि नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे नगर पालिका क्षेत्र के लिए चुने गए। जब वहाँ वो उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगर पालिकाओं को निर्वाचन क्षेत्रों वार्ड में बांटा जाएगा। राज्य विधानमंडल नागरिक नागरिक नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका प्रदान कर सकता है और यह नगर पालिका में निम्न व्यक्तियों की जो है प्रतिनिधित्व भी व्यवस्था करता है। जैसे वह व्यक्ति जिसे नगर पालिका के प्रशासन का विशेष हम बोल सकते हैं कि ज्ञान अथवा अनुभव हो, लेकिन उसे नगर पालिका की सभी की सभा में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्य जिनमें नगर पालिका का पूर्ण या अंशतः क्षेत्र आता हो। राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों। समिति के अध्यक्ष वार्ड समितियों का अतिरिक्त जो है हम बोल सकते हैं कि उसमें शामिल होगा। तो वार्ड समितियां जो 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समिति बनेगी। ठीक है। पदों के आरक्षण की अगर मैं बात करूँ तो अधिनियम अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में आरक्षण प्रदान करता है। और इसके अलावा यह महिलाओं की कुल सीटों की 1/3, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं से संबंधित आरक्षित सीटें भी हैं। इसमें कम नहीं है, बस सीटों पर आरक्षण प्रदान करता है। देखिए, राज्य विधानमंडल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाएं हैं तो नगर पालिका में अध्यक्ष पद के आरक्षण हेतु विधि निर्धारित करता है। यह किसी भी नगर पालिका अध्यक्ष पद पर पिछड़ी जातियों के आरक्षण के समर्थन में कोई भी उपबंध बना सकता है। तो नगर पालिका के कार्यकाल की जहाँ तक बात है, यह अधिनियम प्रत्येक नगर पालिका की कार्यकाल अवधि 5 वर्ष निर्धारित करता है। इसे इसके अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद एक नई नगर पालिका का गठन किया जाएगा और इसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व या डिसॉल्व होने की दशा में, विघटन होने की दशा में इसे विघटन होने की तिथि से 6 महीने की अवधि तक रहेगा। जहाँ इस अवधि जिसके लिए भंग नगर पालिका को कार्य करते रहना है 6 महीने से कम हो, इस अवधि के लिए नई नगर पालिका के लिए किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए, चुने जाने पर या नगर पालिका के चुने हुए सदस्य निम्न स्थितियों में एलिजिबल घोषित किए जा सकते हैं। पहले कि भाई राज्य विधानसभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के अंतर्गत फिर भी किसी व्यक्ति के 25 वर्ष से कम आयु की शर्त पर निरर्थ घोषित नहीं किया जाएगा, इनएलिजिबल नहीं घोषित किया जाएगा। यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, इसके बाद जैसे हम बोल सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन यानी निरर्हता संबंधित सारे विवाद राज्य विधान द्वारा नियुक्त अधिकारियों को समक्ष ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। तो संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत भी यह शामिल हो सकता है। तो ये तो आपने देखा कि ये किस तरीके का इसमें सारा दिया हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूँ, देखिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिकाओं के क्षेत्र के साथ 18 क्रियाशील विषय वस्तु शामिल है। तो ये भी आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं शहरी शासनों के प्रकार होते जैसे नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरीय क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह, न्याय विशेष उद्देश्य एजेंसी। जैसे अगर मैं नगर निगम की बात करूं तो नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु अथवा अन्य शहरों के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा राज्य में स्थापित हुई तथा भारत की हम बोल सकते हैं कि संसद के अधिनियम द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र में राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम हो सकता है या प्रत्येक नगर निगम के लिए पृथक अधिनियम भी हो सकता है। ठीक है। तो नगर निगम में 3 प्राधिकरण है जिनमें परिषद, अस्थायी समिति तथा आयुक्त होते हैं। और परिषद निगम की विचारात्मक एवं विधायी शाखा है जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद होता है तथा कुछ नामित व्यक्ति भी होते हैं जिनका नगर प्रशासन में ऊंचा ज्ञान तथा अनुभव होता है। संक्षेप में परिषद के संरचना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के आरक्षण सहित 74वां संविधान अधिनियम द्वारा शासित होता है। तो परिषद का प्रमुख महापौर मेयर होता है, उसकी सहायता के लिए उप महापौर डिप्टी मेयर होता है और ज़्यादातर राज्यों में उसका चुनाव 1 साल के नवीनीकरण कार्यकाल के लिए किया होता है। वास्तव में वह एक अलंकारिक व्यक्ति होता है तथा निगम का औपचारिक प्रधान होता है। उसका प्रमुख कार्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है ना, यह ध्यान दीजिएगा। और नगर निगम आयुक्त परिषद और अस्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने का जिम्मेदार अथवा नगर पालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। साधारणतः आईए समूह का एक सदस्य होता है। नगर पालिका की अगर मैं बात करूं तो परिषद निगम की वैचारिक और विधायी शाखा है। इसमें लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित काउंसलर जो शामिल होता है। परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है
नगर पालिकाएं कस्बों छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। निगमों की तरह ये भी राज्य में राज्य विधानमंडल से संबंधित अधिनियम द्वारा गठित की गई है। केंद्र शासित राज्यों में भारत की संसद द्वारा गठित की गई है। अन्य नाम जैसे नगर पालिका का परिषद, नगर पालिका समिति, नगर पालिका बोर्ड, उपनगरीय नगर पालिका, शहरी नगर पालिका तथा अन्य सभी जानी जाती है। नगर निगम की तरह नगर पालिका के पास भी परिषद, अस्थायी समिति तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामक अधिकार क्षेत्र आते हैं। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नगर पालिका के दैनिक प्रशासन का जिम्मेदार होता है, वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहीं तीसरी अधिसूचित क्षेत्र समिति है। तो अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन दो प्रकार के क्षेत्र के प्रशासन के लिए किया जाता है। पहला औद्योगिकरण के विकासशील कस्बा, और वह कस्बा जिसने अभी तक नगर पालिका गठन की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की हों लेकिन राज्य सरकार द्वारा वह महत्वपूर्ण माना जाए। चूंकि इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचित किया जाता है, इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और है, नगर क्षेत्रीय समिति। तो ये नगर क्षेत्रीय समिति छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है। नगर पालिका अधिकारी की इकाई इसमें समिति नागरिक समाज जैसे जल निकासी, सड़कें, मार्गों में प्रकाश व्यवस्था संरक्षणता की जिम्मेदारी दी जाती है। यह राज्य विधानमंडल के एक अलग अधिनियम द्वारा गठित की जाती है। छावनी परिषद की अगर मैं बात करूं तो छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। इसे वर्ष 2006 के छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत गठित किया गया। विधान केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया गया। यह केंद्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ऊपर जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किया, स्थायी शहरी निकाय के विपरीत जो कि राज्य द्वारा प्रशासित गठित की गई है। और छावनी परिषद जो है केंद्र सरकार द्वारा गठित और प्रशासित की जाती है। तो 2006 का छावनी अधिनियम इस आशय से अधिनियमित किया गया था कि छावनी प्रशासन से संबंधित नियमों को संशोधित कर लोकतांत्रिक बनाया जा सके और छावनी क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय आधार को उन्नत किया जा सके। इस अधिनियम द्वारा छावनी अधिनियम 1924 को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में 2016 देश भर में 62 छावनी बोर्ड है। उन्हें 4 कोटियों में नागरिक जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला में 50,000 के ऊपर नागरिक जनसंख्या, दूसरा में 10,000 से 50,000, तीसरा में 2500 से 10,000, चौथे में 2500 से कम, है ना। ये ध्यान दीजिएगा। एक छावनी परिषद में आंशिक रूप से निर्वाचित या नामित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए, जबकि नामित सदस्य उस स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं। अगला है नगरीय क्षेत्र। तो इस तरह का शहरी प्रशासन बृहत और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा स्थापित किया जाता है, जो उद्योगों के निकट बनी आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले अपने कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करती है। यह उपक्रम नगर प्रशासन के देखरेख के लिए एक नगर प्रशासक नियुक्त करता है। उसे कुछ इंजीनियरिंग अन्य तकनीकी तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। न्याय पतन की बात मैं करूँ तो न्याय पतन की स्थापना बंदरगाह क्षेत्रों जैसे मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और अन्य में मुख्य रूप से 2 उद्देश्यों के लिए की जाती है। बंदरगाह की सुरक्षा व्यवस्था, नागरिक सुविधाएं जो है प्रदान करना। विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण। देखिए, इन 7 क्षेत्रीय आधार वाली शहरी इकाइयों या बहुउद्देशीय इकाइयों के साथ राज्यों ने विशेष कार्यों के लिए नियंत्रण हेतु विशेष प्रकार के अभिकरणों का गठन किया है, जो हम बोल सकते हैं कि नगर निगम या नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय शासनों के समूह से संबंधित है। दूसरों शब्दों में यह कार्यक्रम पर आधारित है, न कि क्षेत्र पर। इन्हें एक उद्देश्य, व्यापक उद्देश्य या विशेष उद्देश्य इकाई या स्थानीय कार्यकारी इकाई के रूप में जाना जाता है। कुछ इस तरह की इकाइयाँ इस प्रकार हैं कि पहले नगरीय सुधार न्यास, शहरी सुधार प्राधिकरण, जलापूर्ति मल निकासी बोर्ड, आवासीय बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत आपूर्ति बोर्ड, शहरी यातायात बोर्ड, है ना। तो ये तो हम लोगों ने देखा था कि नगर पालिका के कर्मी को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो हमारा टॉपिक है, निगम राजस्व भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद, मैं बता दूं कि इसके सामने राष्ट्रपति के आदेश से भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई थी। मूल रूप से इसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। हालांकि बाद में सेल्फ गवर्नमेंट संस्थान को गवर्नमेंट से 1980 में प्रतिस्थापित किया गया, लेकिन 1998 तक इसका संबंध नगर के सरकारों के साथ ही ग्रामीण स्थानीय सरकारों के साथ भी था। लेकिन 1958 में बाद में यह केवल नगरीय स्थानीय, है ना, सरकारों के मामलों को ही देखता है। इस प्रकार से हमारा जो है ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। हालांकि अगला जो है ये देखिए, मुझे लगता है कि 20 से 21 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये 9वां लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।